दोस्तों, बेबाक भाषा पर आपका स्वागत है। डिकोडिंग आरएसएस, इस कड़ी में आज हम आरएसएस के उगम, विकास और विचारधारा की बात करेंगे। जैसा हम जानते हैं, अभी 2 अक्टूबर 2025 को आरएसएस अपने 100 साल पूरे कर रही है। इसी दिन महात्मा गांधी का जन्मदिन भी है। इसी दिन बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। तो आज जब इस संगठन ने 100 साल पूरे कर लिए हैं, ये संगठन के बारे में हम कुछ समझने की कोशिश करेंगे। आरएसएस बना क्यों था, किसने बनाया? तो ये समझने के लिए हम देखेंगे कि जब राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हो रही थी, जब भारत में अलग अलग प्रकार के परिवर्तन आ रहे थे, उद्योग धंधे आ रहे थे, ट्रांसपोर्ट रेल आ रही थी, मेल कम्युनिकेशन आ रहे थे, साथ ही साथ दलित और महिलाओं की शिक्षा हो रही थी। तो उस समय जो पुरानी व्यवस्था थी, जहाँ जमींदार और ब्राह्मणों का वर्चस्व था, वो वर्चस्व समाज से टूट रहा था, कम हो रहा था, कमज़ोर हो रहा था। तो एक तरफ जहाँ महात्मा गांधी राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, इस आधार पे जिसको आज हमारे संविधान में रूप मिला है, स्वतंत्रता, समता, बंधुता और न्याय, उसके दूसरी तरफ जो सवर्ण, संभ्रांत, जमींदार, ब्राह्मण, राजा थे, इन्होंने एक अलग संगठन बनाने की पहल की। ये पहल क्यों की? क्योंकि उन्हें लगा कि ये जो नई व्यवस्था आ रही है, जहाँ दलितों की बराबरी है, आम लोगों की बराबरी है, महिलाओं की बराबरी है, ये उनके जो पुरानी व्यवस्था है उससे मेल नहीं खाती। तो इसलिए उनको लगा कि जो हिंदुत्व के मूल्य हैं, हिंदू राष्ट्र के जो मूल्य हैं, वो डगमगा रहे हैं। इसलिए नागपुर इलाके से 5 चित्त पावन ब्राह्मण साथ में आए और उन्होंने बाकी लोगों को भी जोड़ा और 1925 2 अक्टूबर को इन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। इसका मुख्य उद्देश्य था, जो सावरकर ने अपनी किताब हिंदुत्व और हु इन द हिंदू में लिखा था, कि ये हिंदू राष्ट्र है और ये उन सब लोगों का राष्ट्र है जिनकी पुण्य भूमि और पुत्र पितृभूमि यहाँ है। तो खैर, आरएसएस ने अपना काम शुरू किया और इनके काम में मुख्य तौर पे था लड़कों को शाखा में बुलाना, शाखा में लाना, खेल कूद करना और खेल कूद के बाद उन्हें वो मूल्य देना जो हिंदू राष्ट्रवाद के थे। इनके मूल्यों में, इनके मॉड्यूल में क्या बात थी? खास तौर से इनके मॉड्यूल में पहली बात थी कि ये जो भारत है, ये देश केवल हिंदुओं का है और गांधी, नेहरू और दूसरे जो लीडर हैं राष्ट्रीय आंदोलन के, ये इसको सब लोगों का देश समझते हैं। ये गलत है। गांधी की विचारधारा, राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा, ये गलत है। हमें तो एक ऐसा राष्ट्र चाहिए जहां सभी हिंदू एक प्राथमिक परिस्थिति में रहें और मुसलमान और क्रिश्चियन इनको विदेशी माना जाए। उनकी शाखाओं में लड़कों को आकर्षित किया जाता था खेल कूद के माध्यम से और साथ ही साथ उनको, जिसको कहते हैं शाखा बौद्धिक के आधार पे उन्हें हिंदू राजाओं की महानता और मुस्लिम राजाओं की क्रूरता, हिंदू राजाओं की महानता और मुस्लिम राजाओं की क्रूरता, ये ज़्यादातर शिक्षित किया जाता था। यहाँ ये भी बता दूँ कि इसी प्रकार का समांतर काम, कोई संगठन तो नहीं था, पर मुस्लिम लीग के जो लोग थे वो भी संभ्रांत लोगों से बने थे, ज़मींदारों से, जागीरदारों से बने थे और मुसलमान नवाबों से बने थे। वो भी कहते थे कि मुस्लिम एक राष्ट्र है, जो मोहम्मद बिन कासिम, जिसने सिंध पर आक्रमण किया था 8वीं शताब्दी में, तब से वो एक मुस्लिम राष्ट्र हैं। तो ये 2 समांतर धाराएं चल रही थी, मुस्लिम राष्ट्रवाद की और हिंदू राष्ट्रवाद की। हिंदू राष्ट्रवाद की धारा में हिंदू महासभा भी थी। बाद में तो खैर हिंदू महासभा काफ़ी कमज़ोर हो गई और उसके सामने आरएसएस ने बहुत विस्तार किया। आरएसएस ने शुरू में शाखाओं में लड़कों को ट्रेन करने का एक मॉड्यूल बनाया और साथ ही साथ ये निर्णय लिया
कि वो राष्ट्रीय आंदोलन में कभी भाग नहीं लेंगे, कोई भी ब्रिटिश विरोधी काम नहीं करेंगे। और इसके चलते खैर जो इनके संस्थापक माने जाते हैं डॉक्टर के.बी. हेडगेवार, उन्होंने 1920 के सत्याग्रह में भाग लिया था, थोड़े दिन जेल में थे। 1930 के में भी भाग लिया था। 1930 में वो आरएसएस के सरसंघ चालक थे, पर इस आंदोलन से उन्होंने आरएसएस को दूर रखा और थोड़े दिन के लिए सरसंघ चालक के पद से हटकर अपने दोस्त डॉक्टर अभ्यंकर को ये जिम्मेदारी देकर वो जेल गए। और उनके जेल जाने का उद्देश्य कोई राष्ट्रीय आंदोलन के समांतर नहीं था। उनका उद्देश्य था कि जेल में समविचारी लोगों से संपर्क करके आरएसएस को मजबूत करना। तो खैर आरएसएस इस प्रकार से चलता रहा। तो मुख्य रूप से यहाँ हम नोट करेंगे कि ये पुरुष प्रधान संगठन है, ये केवल लड़कों के आधार पे था और इसकी शाखाएं पहले विदर्भ में, महाराष्ट्र में और फिर धीरे धीरे जब प्रचारक तैयार हुए वो पूरे भारत में जाकर संघ के विचारों का प्रसार करने लग गए। अब यहाँ ये बता दूं कि जो स्वयं सेवक थे, शाखा में जो जाते थे, वो लड़के बाद में स्वयं सेवक बने और इन स्वयं सेवकों में से जो फुल टाइम पूरा वक्त आरएसएस के काम के लिए दे सकते थे, जो अविवाहित रहने को मंजूर करते थे, उन्हें प्रचारक कहा गया। प्रचारक एक प्रकार से इनमें एक ऊंची श्रृंखला है और सबसे ऊंची श्रृंखला पे प्रचारक रहते हैं। प्रचारकों को देश भर के अलग अलग हिस्सों में जाकर इसी प्रकार की शाखाएं लगाना और आरएसएस की ब्रांचेस बनाने का काम दिया गया। अब यहाँ एक दूसरी बात हम देख लें कि आरएसएस में महिलाओं का कोई स्थान नहीं होता। महिलाओं का संगठन है जो इनके सबऑर्डिनेट है, इनके तत्वाधीन है। 1936 में लक्ष्मीबाई केलकर जो आरएसएस के किसी प्रचारक की रिश्तेदार थी, उन्होंने के.बी. हेडगेवार जी को पत्र लिखा कि हमें भी आरएसएस में आने का मौका दीजिए। पर हेडगेवार ने कहा स्त्री पुरुषों का साथ में रहना ये हमारे समाज के लिए उचित नहीं है और इसलिए आप एक दूसरा संगठन बनाइए जिसका नाम था राष्ट्र सेविका समिति। इस शब्द में स्वयं शब्द गायब था और दुनिया में जो भी फंडामेंटलिस्ट संगठन हैं, मूल तत्ववादी संगठन हैं, जो रिलीजन की, धर्म की आड़ में अपने पुराने मूल्यों को सामने रखते हैं, उसमें कहीं भी स्त्रियों को बराबरी का स्थान नहीं मिलता। तो खैर आगे चलकर इन्होंने बहुत सारे संगठन बनाए। कौन से ये थे ये संगठन? एक था अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो क्योंकि उस समय वामपंथ में काफ़ी संगठन बन रहे थे, मजदूरों के, किसानों के, जो संघर्ष के रास्ते से अपनी समस्याओं को हल करना चाहते थे, उनके विरोध में इन्होंने समांतर संगठन खड़े किए। जैसे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मानता था कि कॉलेज के मैनेजमेंट से मिलकर ही हम अपनी समस्याओं को सामने रखेंगे, जबकि आरएसएस ने ये एबीवीपी का जो काम था वो मैनेजमेंट के तरफ से था। दूसरा फिर उन्होंने देखा कि यहाँ आदिवासी जो रहते हैं, आदिवासियों की अलग समस्याएं हैं। आदिवासी तो पूरा एक उनका मूल निवासी वही हैं जो आर्यों से पहले आए थे। तो उनको उनके हिंदूकरण के लिए, क्योंकि आदिवासी हिंदू नहीं है, आदिवासी प्रकृति पूजक हैं, अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं, तो इन्होंने उसके लिए आदिवासियों के लिए वनवासी कल्याण आश्रम खोला। अब वनवासी का मतलब केवल ये था, ये वो हिंदू हैं जो वनों में रहते हैं, ये वो हिंदू हैं जो धर्मांतरण के डर से शहरों से भागकर जंगल में जाकर रहने लग गए। तो उनका भी इन्होंने हिंदूकरण करने की कोशिश की। तो 1948 30 जनवरी को महात्मा गांधी की हत्या इन्हीं के एक जो पहले प्रचारक थे नाथूराम गोडसे, बाद में जो हिंदू महासभा में काम करने लगे और अग्रणी नाम का एक अखबार निकालते थे, उन्होंने महात्मा गांधी की हत्या कर दी। अब जो नाथूराम गोडसे थे वो सावरकर से प्रभावित थे, आरएसएस में उनकी शिक्षा हुई थी, वो अलग एक बहुत बड़ा चैप्टर है, उसकी बात हम यहाँ नहीं करेंगे। पर एक बात मैं यहाँ बता दूँ कि उनके अखबार में एक कार्टून छपा था। कार्टून क्या था कि 10 सिर का रावण है, उसका केंद्रीय सिर महात्मा गांधी है, उनके दोनों तरफ सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और इस प्रकार के कांग्रेस के जो
राष्ट्रीय आंदोलन के जो नेता थे वो सब उसमें शामिल थे। तो ये एक उनकी विचारधारा, जो आरएसएस की विचारधारा है, उसको केंद्रीय रूप से बताती है कि कैसे इन्हें राष्ट्रीय आंदोलन से काफ़ी समस्या थी और उसके विरोध में ये हिंदू राष्ट्र की कल्पना करने लग गए। इनके मॉड्यूल में जो देखा जाए तो मुख्य बात ये है कि भारत अनादिकाल से एक हिंदू राष्ट्र रहा है। यहाँ प्राचीन समय में बहुत उत्कृष्ट समाज था, स्त्रियों को देवी माना जाता था और सब जातियाँ बराबर थी। यहाँ जो समस्या हुई वो मुसलमानों के आने के बाद हुई और बाद में क्रिश्चियंस के आने के बाद हुई। यानी जो अंदर चीज़ें थी, जो अंदर समाज के दोष थे, उन्होंने उनको बाहर के दूसरे लोगों पर डालने की कोशिश की। तो इनके एजेंडा में मुख्य रूप से हिंदू राष्ट्र की बात लगातार भरी हुई थी और ये राष्ट्रीय आंदोलन से पूरे दूर रहे। इन्होंने अंग्रेज़ों का पूरा साथ दिया। वो 1930 में जैसे आरएसएस ने आरएसएस के रूप में इसमें भाग लेने से मना कर दिया, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से ये पूरी तौर से दूर रहे और इन्होंने अपनी शाखाओं को निर्देश भी दिया कि हमारा नियमित काम चलना चाहिए और हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जिससे अंग्रेज़ों को तकलीफ़ हो, नुकसान हो। और फिर इन्होंने पूरा जो विभाजन हुआ उसका दोष महात्मा गांधी पे डाला। इनकी समझ में महात्मा गांधी के कारण ही मुसलमान यहाँ ज़्यादा असर्टिव हो गए और उन्होंने पाकिस्तान की मांग की। मुसलमानों को सिर पे चढ़ाया इन्होंने और हिंदुओं के हित को इन्होंने कमज़ोर किया। तो इस आधार पे नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की। बाद में महात्मा गांधी की हत्या के बाद आरएसएस को सरदार पटेल ने बैन किया और सरदार पटेल लिखते हैं, उन्होंने एक पत्र में लिखा कि ये जो नफ़रत का वातावरण आरएसएस ने खड़ा किया है, नफ़रत का जो वातावरण आरएसएस ने पैदा किया है, उसी के कारण हमें अपने राष्ट्रपिता को खोना पड़ा। तो खैर आरएसएस पर प्रतिबंध लगा और उस समय इनके जो सरसंघ चालक थे गोलवलकर, वो भी कुछ दिन जेल में थे। बाद में आने के बाद जेल से आने के बाद उन्होंने हिंदू महासभा के साथ मिलकर भारतीय जनसंघ नाम की पार्टी बनाई। इसमें आरएसएस के कुछ प्रचारक थे जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, दीनदयाल उपाध्याय, और इन्होंने राजनीति के पटल पर हिंदू राष्ट्र की बात रखी, सहकारी खेती का विरोध किया और जो यहाँ पब्लिक सेक्टर, जो यहाँ की आर्थिक व्यवस्था का आधार बना, उसका भी पूरा विरोध किया। तो खैर आगे चलकर जब इन्होंने गाय का मुद्दा उठाया और उसके बाद फिर राम मंदिर का मुद्दा उठाया, राम मंदिर के मुद्दे के साथ जो पूरा समाज का ध्रुवीकरण हुआ, बाबरी मस्जिद को गिराया गया। बाबरी मस्जिद गिराने के बाद समाज में एक प्रकार से ध्रुवीकरण और नफ़रत अपने चरम सीमा पर पहुंचा और इस कारण से इनकी राजनीतिक शक्ति पहले से बढ़ती गई। तो शुरू में इनके जो सिद्धांत थे हिंदू राष्ट्रवाद के, उन्हीं के मुद्दों को लेकर ये आगे बढ़े। इन्होंने जनता के जो मुद्दे हैं, गरीबी, भुखमरी, बेकारी, इस पर कभी इसके बारे में कभी कोई बात नहीं की। इनका मुख्य मुद्दा धर्म से जुड़ी हुई भावनात्मक बातों को लेकर चलना था। इसीलिए इनके मुद्दे बाद में लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, इस प्रकार की चीज़ों पर चलते रहे और इन्होंने भावनात्मक मुद्दों के आधार पे समाज में नफ़रत का एक बहुत बड़ा तूफ़ान, नफ़रत का एक बहुत बड़ा वातावरण पैदा किया, जिसके कारण सांप्रदायिक हिंसा लगातार बढ़ती रही। इसके बाद जब हम देखते हैं कि आरएसएस की चालाकी से इन्होंने देखा कि एक तरफ तो उनका एजेंडा है कि समाज के दलित, आदिवासी, महिला और मजदूर, इनको निचले दर्जे पे रखना, मुसलमानों को और क्रिश्चियंस को एक विदेशी मानना, ये उनका मुख्य एजेंडा था। पर इन्हीं क्षेत्रों में काम करने के लिए उन्होंने आदिवासियों में काम करने के लिए वनवासी कल्याण आश्रम, जिसमें वो आदिवासियों का हिंदूकरण करते हैं, उनकी घर वापसी करा के उनको हिंदू बनाते हैं। ऐसे ही जहाँ तक दलितों का सवाल है, उसमें उन्होंने सामाजिक समरसता मंच बनाया
और सामाजिक समरसता मंच के आधार पर ये सामाजिक का जो उनका मुख्य धारणा ये है कि अलग अलग जातियाँ एक दूसरे से मिलजुल कर रहें। यह मैं याद दिला दूँ, बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि जाति का विनाश होना चाहिए। उसके उलट आरएसएस की विचारधारा है कि जातियों में समन्वय होना चाहिए। फिर मज़दूरों के बारे में भी इन्होंने भारतीय मजदूर संघ बनाया, जो मैनेजमेंट के साथ मिलकर काम करता है। ऐसे ही भारतीय मजदूर संघ, भारतीय किसान संघ, इन सब के आधार पे इन्होंने समाज के अलग तबकों में भी चुनावी तौर पे काम करना चालू किया। तो आज हम देखते हैं कि ये एक सर्वव्यापी संगठन बना है और उसका मुख्य आधार है समाज में नफ़रत फैलाना। धीरे धीरे इन्होंने अपनी शाखाओं का जाल पूरे देश में फैलाया और उसके कारण अगर हम देखें, जो भारतीय जनसंघ 1952 में बना था, उस समय पहले चुनाव में उसको कुछ 2 सीटें मिली और 4-5% वोट मिले। धीरे धीरे जैसे इनका प्रभाव बढ़ता गया, इनकी चुनावी ताकत भी बढ़ती गई और पहले फिर ये 1996 में, फिर 1998 में और फिर 2014 में सत्ता पर आए। 1996-98 में जब ये सत्ता पर आए थे, तब उनकी एक पूरी बहुमत नहीं था, इसीलिए उन्होंने दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर सरकार बनाई, पर एजेंडा मुख्य तौर से इनका ही था। 2014 के बाद से इन्होंने जो बनाया, भारतीय जनता पार्टी मेजॉरिटी में आई, तब से इनकी नीतियाँ बिल्कुल अलग रही हैं। तो इस भाग में हम यहीं रुकेंगे और अगले भाग में हम देखेंगे कि इनकी नीतियाँ जो सत्ता में आने के बाद बनी, 1996 से लेकर 2024-25 तक, उन नीतियों का क्या प्रभाव पड़ा और इन्होंने समाज के कमज़ोर तबकों को अपने साथ अंतर्निहित करने के लिए क्या किया, ये हम अगले एपिसोड में देखेंगे। उसमें हम ये भी बात करेंगे कि इस प्रकार की जो राष्ट्रवाद, संकीर्ण राष्ट्रवाद, जो राष्ट्रवाद दूसरों को अलग रखता है, उस राष्ट्रवाद का मुकाबला जन आंदोलन के माध्यम से हम कैसे कर सकते हैं। आपका बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले एपिसोड में डिकोडिंग आरएसएस के। थैंक यू वेरी मच।